आज का अपना टॉपिक है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है और एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है। सिंपल एक एक स्टेप पे दोनों को समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो कि एक से ज्यादा स्टेप में पूरी होंगी। द रिएक्शन विच complete in more than one step, in more than one step लिखो सिर्फ, in more than one step। ठीक है, एक स्टेप से ज्यादा में अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आ जाएगा। सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल। मान लो a प्लस बी गिव्स मी e प्लस एफ। सिंपल सा, a प्लस बी गिव्स मी e प्लस एफ। अब भैया इसमें क्या, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, ये तो एक ही स्टेप रिएक्शन है। नहीं, ये दो स्टेप रिएक्शन है। सिंपल सा अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं तो पहले a प्लस बी गिव्स मी c प्लस डी, ठीक है, और यही c प्लस डी सेकेंड स्टेप में, ये पहला स्टेप हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में c प्लस डी गिव्स मी e प्लस एफ। तो ये दो स्टेप्स में ये रिएक्शन पूरी होगी, और ऐसी रिएक्शन जो कि दो स्टेप्स में पूरी हो उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोली जाती है। ठीक है ना। अब जनरली ये जो एलिमेंट फॉर्म होता है सेंट्रल एलिमेंट, मतलब जो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है, सी प्लस डी दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें एज अ प्रोडक्ट और इसमें एज अ रिएक्टेंट की तरह, तो इसे ट्रांजिशन स्टेट एलिमेंट बोल सकते हो या फिर ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट टाइप का भी बोल सकते हो, क्योंकि ये स्टेप में जो ये फॉर्मेशन हो रहा है सब्सटेंस ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये जनरली ब्रेक डाउन होके फिर फाइनली एक फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट अपने को दे देगा। चलो, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि एक से ज्यादा स्टेप्स में पूरी हो। ठीक है, एक से ज्यादा स्टेप्स में। एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप में पूरी हो, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंपल सी बात है, क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है। एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अपने पास सिंपल से एक एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स मी H2O। सिंपल, A प्लस B गिव्स मी C प्लस D। इसी तरह से ये भी रिएक्शन हो जाएगी, मतलब अपने पास एक रिएक्शन की है अपने, और हमने क्या एक सिंगल स्टेप में ही प्रोडक्ट फाइन हो गया, एक फाइनलाइज्ड और स्टेबल्ड प्रोडक्ट मिल गया, तो उसे सिंगल स्टेप्ड रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, चलो तो इन दोनों का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है, इसी में अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। चलो इसको रब कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर, चलो ठीक है, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इन दोनों में जनरली आपके एग्जाम्स में डिफरेंस की तरह ही पूछा जाता है। ठीक है ना, तो दोनों का एक एक करके स्टेप्स भी समझ लेंगे और डिफरेंस भी समझ लेंगे। एक ही साथ कलर थोड़ा चेंज करते हैं, पहला है अपना ऑर्डर, दूसरा है मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, ऑर्डर तो सबको मालूम है, मॉलिक्यूलरिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। चलो, ऑर्डर क्या होता है, द एक्सपोनेंशियल टर्म, सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट इन अ रेट लॉ इक्वेशन। ये क्या होता है, जो कि रेट लॉ इक्वेशन में जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म, जैसे कि रेट इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, ये x ही तो ऑर्डर है। सिंपल सी बात, जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म में पावर में, जो भी पावर में चीजें प्रेजेंट होंगी या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म में जो चीजें प्रेजेंट होगी उसी को ऑर्डर बोला जाता है। तो सिंपल अपने को क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं ऑर्डर इज सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल टर्म, सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, ऑर्डर, इसका ऑर्डर। सिंपली मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी को अपन बोल सकते हैं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ रिएक्शन। ठीक है, सिंपल रिएक्शन।
तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक रिएक्शन में, उसे उसकी मॉलिक्यूलरिटी बोली जाती है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिंपल लिख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, जल्दी जल्दी आप भी लिख लो। ठीक है, नोट्स वैसे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में जनरल डिफरेंस हो गया, दोनों के डिफिनेशन वे में अपन ने डिफरेंस बता दिया। अब आता है नेक्स्ट ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर जनरली एक टाइप से जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है ZERO, जीरो भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अपन ने जीरो देखा था। ठीक है ना, तो जीरो भी हो सकता है इसकी वैल्यू, और फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी एग्जिस्ट करता है। बट मॉलिक्यूलरिटी के साथ ऐसा केस नहीं होता है, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी नेवर जीरो, नेवर जीरो। मॉलिक्यूलरिटी MOLECULARITY मॉलिक्यूलरिटी विल नेवर जीरो, मतलब मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी भी जीरो आएगी ही नहीं। कोई भी रिएक्शन है उसमें मॉलिक्यूलरिटी तो प्रेजेंट ही रहेगी भैया, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूलरिटी तो उनकी कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, चाहे वो बहुत कम ही क्यों ना हो, पर जीरो ना होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है इसका ऑर्डर जो होते हैं वो एक टाइप के एक्सपेरिमेंटल टर्म होते हैं। ठीक है, experimental एक्सपेरिमेंटल टर्म होते हैं, और जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी होता है एक टाइप का हाइपोथेटिकल टर्म होता है। ठीक है, क्या होता है हाइपोथेटिकल, HETICL हाइपोथेटिकल टर्म है। ठीक है, चलो दोनों में मेजर डिफरेंस समझ आ गया। मेजर डिफरेंस एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से वापस समझ लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है सिंपल बोल सकते हैं सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल टर्म, जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट रहता है एक रेट लॉ इक्वेशन में, उसको उसकी ऑर्डर बोला जाता है एक केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, सिंपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेजेंट है एक रेट लॉ इक्वेशन में या फिर इक्वेशन में। नेक्स्ट आता है ये ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, फ्रिक्शन में भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी के साथ ये एक बंदिश है कि ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो से कुछ भी वैल्यू ज्यादा हो सकता है पर जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल टर्म होता है ऑर्डर, और ये जनरली एक हाइपोथेटिकल टर्म है। हाइपोथेटिकल मतलब सोचा समझे। ठीक है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है। फटाक हो गया। चलो अब किस किस फैक्टर्स पे अपना रेट लॉ या फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर, तो रब कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा अपना फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। ठीक है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो एक एक करके सबको पढ़ दे जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले अगर नॉर्मल वे में या फिर जनरल वे में बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट लॉ किन फैक्टर्स के ऊपर, तो पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट सबसे बड़ा। ठीक है, नेचर ऑफ TANT रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, ठीक है, कि आप इससे पहले भी इसके ऊपर काफी सारा पढ़ चुके हैं, फिर भी चलो एक नया टर्म में एक समझते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर किस तरह से है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट वे में अगर सिंपल वे में समझूंगा तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, या तो AA या तो BB। ठीक है, सिंपल से समझ लेते हैं, या तो AA अट्रैक्शन होगा उनमें, AA के मतलब A बॉन्ड से अट्रैक्शन होगा, सिंपल दोनों के बीच में बॉन्ड का अट्रैक्शन होगा, ये मान लेता हूं एक रिएक्टेंट है। ठीक है, सिंपल सा, तो इनके बीच में कोई बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, ठीक है, अब ये बॉन्ड होने की दो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, या तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा या तो एक वीक बॉन्ड होगा, और जब भी ऐसे टाइप के रिएक्शंस में कोई वीक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मान लेते हैं ये वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड। ठीक है, अगर ये वीक बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब मैं कह सकता हूं कि इसको ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी बहुत कम सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये इजीली ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ब्रेक कर जाएगा, और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, हाई रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है,
रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। सिंपल उसी तरह से अगर मैं मान लेता हूं यही बॉन्ड अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, STRONG स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो सिंपल इसका जस्ट अपोजिट लिख सकता हूं। क्या, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो एनर्जी ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा सप्लाई करना पड़ रहा है मतलब टूटने में भी टाइम लगेगा, टूटने में भी टाइम लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तो अपना भी वैसे भी डिक्रीज कर जा रहा है, तो ये समझ लेना डिक्रीज करता है। चलो सिंपल वे में दोनों के लिए समझ लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट। सेकंड इसी में टॉपिक आ जाता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है टेम्परेचर। मेनली टेम्परेचर भी वन ऑफ द मेजर रोल प्ले करता है फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंड जिसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर रेट लॉग जिसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो एक एक्सपेरिमेंटली में पाया गया है, एक एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है कि करीबन 10 डिग्री अगर टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन का बढ़ा दिया जाए तो उस रिएक्शन करीबन 2 गुना तक हो जाता है, ठीक है। सिंपल से भी बोल सकते हैं तो 2 गुना तक बढ़ जाता है, और ये भी अपने को मालूम है दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा सप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल एनर्जी ज्यादा सप्लाई होगा। अब जो भी प्रोसेस है अपना वो एक टाइप का एंडोथर्मिक की तरह वर्क करेगा, यहाँ बाहर से सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे वहां के रिएक्टेंट और जल्दी जल्दी ब्रेक करेंगे, जल्दी जल्दी ब्रेक करेंगे भैया, तो रेट ऑफ रिएक्शन वैसे भी इंक्रीज हो गया। सिंपल सा बता, तो टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर के ऊपर बोला जाए तो करीबन टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, किस तरह से बढ़ता है ये भी समझ लिया अपन। अब नेक्स्ट आता है जो आखिरी, ठीक है, आखिरी समझ लो, ये भी वो मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है ना। एक्सटर्नली ऐड किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट, ठीक है ना, कैटलिस्ट, LYST कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, अगर मेन बात बोलता हूं कैटलिस्ट के ऊपर मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। ये किसी रिएक्शन को बढ़ाने की भी क्षमता रखते हैं, किसी रिएक्शन को घटाने की भी क्षमता रखते हैं, मतलब ये दोनों तरह से काम कर सकते हैं, ठीक। कैटलिस्ट में बहुत ज्यादा पावर है, सिंपल बोलूंगा तो कैटलिस्ट दो टाइप की होती हैं, या तो एक जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएंगी उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट बोला जाता है, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को घटाएंगी वो नेगेटिव कैटलिस्ट बोला जाता है। कैटलिस्ट के आगे में पूरा कैटलिस्ट का एक टॉपिक ही है बड़ा सा, ठीक है ना, जो सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। या एक नॉर्मल व्यू देख लेते हैं, तो मान लेते हैं कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करती हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाती है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो, बहुत ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इन कैटलिस्ट के कारण बढ़ जाए तो उसे क्या बोला जाता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। चलो फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं कैटलिस्ट का, जैसे KClO3 का अगर इसका ब्रेक डाउन करते हैं, KClO3 का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो ये KCl में टूटेगा और दूसरा O2 में टूटेगा, KCl में टूटेगा और O2 में टूटेगा। अगर यहीं पास मैं एक कैटलिस्ट यूज कर लेता हूं MnO2, ठीक है, कौन सा MnO2 यूज कर लेता हूं जो कि एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, मतलब बहुत जल्दी ब्रेक करेगा, बहुत जल्दी मतलब प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव कैटलिस्ट के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, RR रेट ऑफ रिएक्शन, RRR लिख लो। चलो सिंपल, अगर यहीं कोई एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि नेगेटिव कैटलिस्ट का, नेगेटिव कैटलिस्ट का क्या एग्जांपल हो जाएगा, बेस्ट है H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड एक टाइप का बेस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह मैं मान सकता हूँ। और इसका सिंपल एग्जांपल भी लेते हैं H2O2 डिस्टिल्ड वाटर, अगर इसकी रिएक्शन H3PO4 के साथ कराएंगे, मतलब फॉस्फोरिक एसिड के साथ कराएंगे, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से अपना काम करेगी। अब कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ की अपने को जो प्रोडक्ट हो धीमा धीमा चाहिए, ठीक है, रिएक्शंस एकदम धीमा धीमा हो, तो हम नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ नेगेटिव कैटलिस्ट प्रेजेंट रहती हैं एज अ रिएक्टेंट के रूप में, तो उन्हें उनकी पावर को डिक्रीज करने के लिए हम पॉइजनस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पॉइजनस कैटलिस्ट क्या करती हैं, कैटलिस्ट की पावर को डिक्रीज कर दी है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट हैं तो उनकी पावर को और ज्यादा डिक्रीज कर देंगे, मतलब वो फालतू के बराबर हो जाएंगी। चलो
तो इसको एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये टॉपिक यहीं खत्म, और मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में जहां हम सॉल्व करेंगे एक आध दो क्वेश्चन। और बस, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।